समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिजली मीटर को लेकर सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने श्रीकांत शर्मा के साइकिल चलाकर उपभोक्ताओं के घर जाने को नौटंकी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि स्मार्ट बिजली के मीटर अपने आप जंप कर रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को काफी नुकसान हो रहा है। प्रदेश में स्मार्ट बिजली के मीटर जहां उपभोक्ताओं के लिए मुसीबत बने हुए हैं, वहीं अब इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्मार्ट बिजली मीटर को प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि स्मार्ट मीटर अपने आप जंप कर रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को काफ़ी नुकसान हो रहा है। वहीं श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री ने कल उपभोक्ताओं के घर साइकिल से पहुंचकर एक मैसेज दिया कि आप लोग बिजली का बकाया बिल जमा करें, साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनी हैं। इस मामले पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि श्रीकांत शर्मा की ये नौटंकी है और ध्यान बटाने का काम किया जा रहा है। बीजेपी सरकार ने प्रदेश में एक यूनिट भी बिजली नहीं बनाई है, वहीं ये सबसे बड़ा घोटाला साबित हो रहा है। स्मार्ट बिजली के मीटर जहां उपभोक्ताओं के लिए मुसीबत बने हुए हैं और जमकर ज्यादा बिजली का बिल दे रहे हैं, वहीं इस मामले में अब राजनीति गर्मा गई है। अखिलेश यादव के इस बयान से जहां सरकार सत्ते में है, वहीं बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा पर भी अखिलेश यादव ने करारा हमला बोला है। अब देखने वाली बातें होती है कि श्रीकांत शर्मा की तरफ से या प्रदेश सरकार की तरफ से इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया आती है। बेरोजगार लोगों को नौकरी देने के बहाने ठगी के तमाम मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन आज एसटीएफ और गोमती नगर पुलिस ने राजाजीपुरम निवासी सरगना सिद्धनाथ शाह को 4,71,000 की नकदी के साथ गिरफ्तार किया। इस दौरान उसके पास से एक कार भी बरामद हुई और उसके 5 साथियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, एसटीएफ और गोमती नगर पुलिस ने राजाजीपुरम निवासी सरगना सिद्धनाथ शाह को उसके 5 साथियों के साथ गिरफ्तार किया। इस दौरान उसके पास से 2 कार सहित अन्य फर्जी नियुक्ति पत्र व अन्य कागजात बरामद किए गए। तमाम सरकारी विभागों में चतुर्थ श्रेणी से लेकर बाबू और समीक्षा अधिकारी की नौकरी दिलाने का झांसा देकर ये गिरोह लोगों से लाखों की ठगी करता था। आपको बता दें, ये शातिर गिरोह व्हाट्सएप और मेल के जरिए लोगों से आवेदन पत्र भरवाता था व फर्जी इंटरव्यू कराकर उनको फर्जी नियुक्ति पत्र दे देता था। बेरोजगारी का आलम यह है कि बेरोजगार युवक व युवती ऐसे गिरोह की चपेट में आ जाते हैं और अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। ऐसे में सभी को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे ठगी करने वाले गिरोह से सावधान रहें और अपने विवेक का इस्तेमाल करें। महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस ने अपनी आवाज बुलंद कर ली और हाथरस में जो हुआ उसके बाद से कांग्रेस लगातार अपनी आवाज उठा रही है और आज पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस बार बार महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न को उठा रही है और उपचुनावों में भी इस मुद्दे को बार बार कांग्रेस ने उठाया है। तो कांग्रेस ने आज जिस तरीके से देश भर में प्रदर्शन किया, उसमें साफ तौर पर ये आवाज बुलंद की है कि महिलाओं के साथ जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं वो कब थमेंगे। अपनी बेटियों को हमें किससे बचाना है। और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से भाजपा ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सिर्फ एक स्लोगन बन के रह गया है और साफ तौर पे कांग्रेस का ये कहना है कि वो न्याय के लिए खड़े हैं। हरक सिंह रावत को एक बड़ा झटका लगा है। कर्मकार कल्याण बोर्ड को भंग कर देने के बाद से नए सदस्यों को नामित कर दिया गया है, जबकि हरक सिंह रावत बोर्ड भंग नहीं करने को लेकर अड़े हुए थे। भवन और अन्य सार निर्माण कल्याण कर्मकार बोर्ड में नए सदस्य नामित किए गए हैं। कल तक हरक सिंह पूर्व सदस्यों को अपने साथ खड़े होने का दावा कर रहे थे, लेकिन शासन ने पहले अध्यक्ष पद से हरक सिंह रावत को हटाया, उसके बाद शेर सिंह सत्याल को नियुक्त किया। अब बोर्ड को भी भंग कर नए सदस्यों को नियुक्ति दी गई है। हैरानी की बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाली डॉक्टर इंदु बाला को भी बोर्ड में सदस्य नामित किया गया है। कर्मकार कल्याण बोर्ड को भंग करने के बाद हरक सिंह रावत की कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि हरक सिंह रावत का क्या इस पे रुख होता है। भाजपा के रायपुर विधानसभा सीट से विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भाजपा संगठन को अपनी ही कार्यकर्ता की शिकायत की है। भाजपा के रायपुर विधानसभा सीट से विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भाजपा पदाधिकारी डॉक्टर इंदु बाला पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को पत्र लिखा है। पत्र में डॉक्टर इंदु बाला पर आरोप है कि उन्होंने भाजपा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाजपा कोर कमेटी के सदस्य और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर अशोभनीय टिप्पणी की है। वहीं कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष सीताराम भट्ट समेत कई भाजपा नेता मौजूद थे, जिसमें से किसी ने भी वक्ता के तौर पर बोल रही भाजपा नेता डॉक्टर इंदु बाला को न तो रोकने की कोशिश की और न ही बाद में इस पर खेद प्रकट किया गया। रायपुर विधायक उमेश शर्मा का कहना है कि उन्हें कार्यकर्ताओं ने इस बात की जानकारी दी है
जिसको उन्होंने पार्टी फोरम के माध्यम से उठाया है। अब यह पार्टी को तय करना है कि वो इस पर क्या एक्शन लेती है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शामिल है और भाजपा के ही कार्यक्रम में उनके ऊपर अशोभनीय टिप्पणी की गई है, जिसको लेकर अब मामला गर्मा चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा संगठन इस पर क्या एक्शन लेता है। पुलिस विभाग में प्रमोशन के बाद अब नियुक्तियों का रास्ता भी साफ हो गया है। हाल ही में 250 से ज्यादा सिपाही हेड कांस्टेबल बनाए जा रहे हैं। वहीं 1500 से ज्यादा सिपाहियों की नियुक्ति का रास्ता भी अब साफ हो गया है। पुलिस विभाग में लगातार हो रहे बम्पर प्रमोशन के बाद अब पुलिस विभाग में सिपाहियों की भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया है। राज्य में लगातार दरोगा, इंस्पेक्टर व हेड कांस्टेबल से दरोगा के प्रमोशन के बाद अब सिपाही से हेड कांस्टेबल प्रमोशन जल्द ही जारी होने वाले हैं। आईजी कार्मिक पुष्पक ज्योति ने बताया कि प्रमोशन प्रक्रिया गतिमान है। अभी 250 से ज़्यादा कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में प्रमोशन किए जा रहे हैं। वहीं 1500 से ज़्यादा पदों पर जल्द ही सिपाहियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही लगभग 50 से ज़्यादा दरोगाओं को सीधी भर्ती के माध्यम से महकमे में शामिल किया जाएगा। पुलिस विभाग में नियुक्ति की इच्छा रखने वाले युवाओं को अब तैयार होने की जरूरत है। जल्द ही राज्य में 1500 से ज़्यादा सिपाही के पदों पर नियुक्ति होने जा रही है। वहीं 50 से ज़्यादा सीधी भर्ती के माध्यम से दरोगा बन सकेंगे। दिल्ली सरकार ने इस बार भी दिवाली पर पटाखे ना जलाने की अपील की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना और बढ़ते प्रदूषण की समस्या का हवाला देते हुए जनता से अपील की है कि वो पटाखे ना जलाएं। सीएम ने दिल्ली में वायु प्रदूषण पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि हम देख रहे हैं चारों तरफ आसमान धुएं से भरा हुआ है और इसकी वजह से कोरोना की स्थिति और खराब हो रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस बार दिवाली पर हम सभी दिल्ली वासी मिलकर एक साथ लक्ष्मी पूजन करेंगे। मैं अपने सभी मंत्रियों के साथ दिवाली पर 14 नवंबर की शाम 7:39 पर लक्ष्मी पूजन करूंगा, जिसका टीवी चैनलों पर सीधा प्रसारण होगा। इस दौरान सभी लोग अपने घर में टेलीविजन ऑन करके हमारे साथ एक ही स्वर में लक्ष्मी पूजन करेंगे। अगर दिल्ली में 2 करोड़ लोग एक साथ मिलकर एक ही स्वर में लक्ष्मी पूजन करेंगे तो दिल्ली के हर परिवार में मंगल ही मंगल होगा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है और अगर हम पटाखे जलाते हैं तो हम अपने परिवार और पूरे दिल्ली के लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली में इस वक्त कोरोना और प्रदूषण दोनों का कहर छाया हुआ है। इस स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली के लोग और दिल्ली की सरकार मिलकर प्रयास कर रही है। हर साल इन दिनों में प्रदूषण बहुत होता है, पर इस बार बात कुछ और है। इस बार हम सब कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं, जिसमें प्रदूषण का बढ़ना किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। हाथरस का मामला सीबीआई जांच के कारण लगातार सुर्खियों में आ रहा है। दरअसल सीबीआई ने पीड़िता के भाई से ही पूछ लिए हैं तीखे सवाल। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड की जांच सीबीआई कर रही है। पता चला है कि जांच एजेंसी एक बार फिर से पीड़िता के परिवार से पूछताछ की है। इस बार की पूछताछ को लेकर पीड़िता के भाई ने बड़ा खुलासा किया है। पीड़िता के भाई ने बताया कि सीबीआई की टीम ने उससे पूछा कि तुमने ही अपनी बहन को मारा है। इस पर भाई ने जवाब दिया कि मैं अपनी बहन को मारता तो उसे थाने लेकर क्यों जाता। पीड़िता के भाई ने बताया कि अगर हमें उसे मारना ही होता तो घर पर ही मार देते। बता दें, हाथरस कांड को लेकर 1 माह के बाद भी पीड़िता के परिजनों को सांत्वना देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। बहरहाल पीड़िता के परिजनों से मिलने के लिए मानवाधिकार संगठन का प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा था। ठीक उससे पहले सीबीआई की टीम पीड़िता के परिजनों से पूछताछ करके गई थी। जब मानवाधिकार के लोगों ने परिजनों से इस मामले पर बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि सीबीआई द्वारा उनसे कई सवाल पूछे गए हैं। दरअसल मानवाधिकार संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करते हुए पीड़िता के भाई ने इस बात को उजागर किया कि आखिर सीबीआई ने उनसे क्या और कैसे सवाल पूछे, जिसका विरोध खुद इस प्रतिनिधि मंडल ने भी जाहिर किया है। नोएडा की थाना फेज 3 पुलिस ने रुद्रा बिल्डर के प्रमोटर मुकेश खुराना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुकेश खुराना पर आरोप है कि इन्होंने मेरठ में तैनात एसडीएम से लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर और उनसे जालसाजी की है। यही नहीं, फ्लैट देने के नाम पर इस बिल्डर ने पैसे तो ले लिए, लेकिन 6 साल बाद तक भी उनको फ्लैट नहीं दिया। मुकेश खुराना पर आरोप है कि इसने मेरठ में तैनात एसडीएम से मोटी रकम ली और ना तो उनको फ्लैट दिए, ना ही उनका पैसा लौटा पा रहा है। सुनीता सिंह 2014 में नोएडा में तैनात थी और तभी उन्होंने 3 फ्लैट इस बिल्डर के प्रोजेक्ट में बुक कराए थे। बिल्डर ने वादा किया था कि वो 3 साल में इनको पोजीशन दे देगा, लेकिन जिस प्रोजेक्ट के नाम पर ये पैसा लिया गया वहाँ अभी तक कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। जिसके बाद एसडीएम ने बार बार इनसे संपर्क किया और अपने पैसे वापस करने की बात की, लेकिन बिल्डर उनको लगातार गोली देता रहा। जिसके बाद
अब उन्होंने फेज 3 थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद बिल्डर को गिरफ्तार कर फेज 3 पुलिस ने जेल भेज दिया है। बिल्डर ने जिस प्रोजेक्ट के नाम पर एसडीएम से पैसा लिया था वो प्रोजेक्ट अभी तक शुरू भी नहीं हो पाया है, जबकि बिल्डर का दावा था कि वो 3 साल में उनको पोजीशन दे देगा। 2014 में एसडीएम ने अपने पति अपने भाई के नाम 3 फ्लैट बुक कराए थे और किस्तों में करीब 91 लाख रुपए इस बिल्डर को दिए, लेकिन बिल्डर 6 साल बाद भी ना तो पोजीशन और ना ही उनका पैसा लौटा पाया, जिसके बाद एसडीएम ने फेज 3 थाने में मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस ने इस बिल्डर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाहुबलियों और माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में वाराणसी में मुख्तार के सबसे करीबी भाई मेराज पर भी कार्रवाई हुई है। सूबे में माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार की सख्ती जारी है। वाराणसी में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खास गुर्गे मेराज खान ने कुछ ही दिन पहले सरेंडर किया था और अब मेराज खान के अवैध निर्माण पर बीडीए का बुलडोजर गरजना शुरू कर दिया है। गुरुवार को सुबह ही मेराज खान के अशोक विहार स्थित मकान में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। मेराज खान के घर में पिछले हिस्से में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए बीडीए के साथ भारी फोर्स तैनात थी। बताया जा रहा है कि इस संबंध में बीडीए ने 1 महीने पहले ही नोटिस जारी कर दिया था। आपको बता दें कि बीते दिनों मेराज अहमद ने पुलिस के आगे सिलेंडर किया था, उसके बाद से ही कार्रवाइयों का दौर शुरू हो गया था। सबसे मुख्तार के जो करीबी लोग हैं उन पे इन दिनों पूर्वांचल में पुलिस के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के जलालपुर मार्ग पर एक 14 वर्षीय बालक का धारदार हथियार से गला रेत कर नृशंस हत्या कर दी गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस व फॉरेंसिक टीम जांच हेतु पहुंच गई। कुंदरकी थाना क्षेत्र के जलालपुर मार्ग पर उस समय हड़कंप मच गया जब खून से लथपथ हालात में एक बच्चे का शव खेत में पड़ा हुआ मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की शिनाख्त कुंदरकी के ही ढकिया निवासी शेर मोहम्मद पुत्र मुस्तकीम के रूप में हुई। कहा जाता है कि 14 साल का ये बच्चा नगर की ही एक दुकान में इलेक्ट्रॉनिक का काम सीखने जाया करता था, जो कल दोपहर 3 बजे से ही गायब था। बच्चे के परिजनों के द्वारा कल से ही उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन काफी तलाश के बाद भी कोई भी सुराग हाथ नहीं आया। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, तत्काल पुलिस के आला अधिकारी डॉग स्क्वाड तथा फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। 14 वर्षीय बालक की नृशंस हत्या के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो घटना का खुलासा जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। ललितपुर में जन सूचना अधिकार अधिनियम की मांगी गई सूचना पर मजाक उड़ाया गया है। यहाँ व्यक्ति द्वारा जो जन सूचना मांगी गई उसमें विभाग द्वारा एक रद्दी का कार्टून भेज दिया गया। मामला जनपद ललितपुर के बिलाक बार अंतर्गत गदियाना ग्राम पंचायत का है, जहाँ एक व्यक्ति ने विकास कार्यों की 4 वर्ष की जन सूचना मांगी थी। उसके लिए व्यक्ति ने 8,710 रुपया जमा भी किया गया था, लेकिन विभाग द्वारा व्यक्ति को जन सूचना के नाम पर फर्जी रद्दी का एक कार्टून भेज दिया गया, जो कि विकास कार्यों से संबंधित नहीं है। पीड़ित ने इस पूरे मामले की शिकायत जिला अधिकारी से की है। वहीं डीपीआरओ का कहना है कि यदि ऐसा मामला है तो जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इटावा की सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कोरोना पीड़ित एक महिला ने कोविड-19 हॉस्पिटल की 3री मंजिल की खिड़की से कूदकर आत्महत्या करते हुए अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। बता दें, पीड़ित महिला मैनपुरी क्षेत्र के एलाव गांव की रहने वाली थी, जिसको नीरो बीमारी के इलाज हेतु सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके चलते महिला को कोविड-19 हॉस्पिटल की बिल्डिंग में शिफ्ट करा दिया गया था, जहां देर रात महिला ने 3री मंजिल की खिड़की से कूदते हुए आत्महत्या कर ली। महिला के परिजनों ने सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही और उनके व्यवहार से तंग आकर आत्महत्या करने के आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ है।
बरेली की भोजीपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती अपने प्रेमी से शादी करने की जिद के चलते उसके घर के सामने बैठ गई। फिलहाल पुलिस ने उसे समझा बुझाकर उठाने की कोशिश की, लेकिन युवती अपनी बात पर अड़ी रही। आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि प्यार अंधा होता है, लेकिन अब देख भी लीजिए, अपने प्रेमी के घर पर शादी की जिद पर बैठी ये युवती सबीना है। दरअसल सबीना को भोजीपुरा थाना क्षेत्र के गांव बहरपुरा के रहने वाले एक युवक से प्यार हो गया। सबीना के मुताबिक युवक का उसके घर 4 साल से आना जाना था, जिसके चलते दोनों में प्रेम संबंध हो गए। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन अचानक युवक और उसके परिवार वाले उससे शादी करने से इनकार करने लगे। जब उसने मामले की शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों से की तो आला अधिकारियों का कहना था कि उसे न्याय दिलाया जाएगा, लेकिन अब उसे पता चला है कि उसके प्रेमी का निकाह कहीं और होना है। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस के आला अधिकारियों से एक बार फिर शिकायत की, लेकिन जब उसे फिर न्याय नहीं मिला तो वह अपने प्रेमी के घर के दरवाजे पर बैठ गई। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि मामला दर्ज किया जा रहा है और जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। युवती रात भर अपने प्रेमी के दरवाजे पर बैठी रही, इस उम्मीद के साथ कि उसका निकाह करा दिया जाएगा, लेकिन इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को अपने साथ थाने ले आई और मामला दर्ज कर लिया। कानपुर देहात जिले में करवा चौथ की रात को दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता को कलयुगी बेटे ने मौत के घाट उतार दिया। वजह यह बताई जा रही है कि पिता ने बेटे को टीवी बंद करने से रोक दिया था। दरअसल नशेबाज अशोक देर रात घर आया। इस बीच अशोक के पिता लालराम टीवी देख रहे थे। नशे में धुत अशोक ने बाप से टीवी बंद करने को कहा। टीवी बंद करने को लेकर कहासुनी इतनी बढ़ गई कि अशोक घर में रखी लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक ले आया और करवा चौथ के दिन अपने बाप लालराम कटियार के सीने में 2 गोलियां दागकर अपनी मां का ही सुहाग उजाड़ दिया। इस पूरी घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, मौके पर पुलिस पहुंचकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया, लेकिन सतर्कता के रहते हुए आरोपी बेटे को शाम तक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस हत्या के पीछे की वजह जानने में लगी हुई है। पीलीभीत में आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें सीतापुर में तैनात एक सिपाही खुलेआम महिलाओं को पीटता दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पीलीभीत के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पीलीभीत में खाकी के रौब का आतंक देखने को मिला है। यहाँ छुट्टियों में अपने पैतृक गांव आए यूपी पुलिस के सिपाही ने गांव में महिलाओं से विवाद कर उन पर लाठी डंडे बरसाए। आपको बता दें, इस मारपीट के दौरान एक वृद्ध महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मारपीट कर रहे सिपाही का वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। वहीं आरोपी की तलाश की जा रही है। घटना पीलीभीत के कोतवाली पूरनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महद खास गांव की बताई जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पीलीभीत के पूरनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को थाने बुला लिया है। वहीं सिपाही खुलेआम वीडियो में लोगों को पीटता दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले में 2 महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। माघ मेले के आयोजन के दौरान जिस तरह से हर साल माघ मेला बसाया जाता था, उसी तर्ज पर इस बार भी मेले का आयोजन किया जाएगा, लेकिन मेले का स्वरूप हर साल के मुकाबले थोड़ा छोटा होगा। इसके अलावा मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के इलाज का पूरा इंतजाम रहेगा। साथ ही मेले में ड्यूटी करने वाले पुलिस वाले और दूसरे जो विभाग के कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, उनकी भी सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा और उन सभी का भी यहाँ पर ड्यूटी से आने के पहले कोरोना का जाँच भी किया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले में हर साल करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इनमें कई लाख ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो 1 महीने तक संगम की रेती पर बने तंबुओं में रहकर कल्पवास करते हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में साधु संत भी संगम किनारे 1 महीने वास करते हैं। प्रमुख स्नान पर्वों की बात की जाए तो प्रमुख स्नान पर्वों पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम में स्नान करने पहुँचते हैं। कोरोना काल में इन करोड़ों की संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को नियंत्रित करके उन्हें सुरक्षित वापस घर भेजना सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। कोरोना काल में इस बार के माघ मेले में थोड़ा बदलाव भी किया गया है। इस बार मेला सिर्फ 4 सेक्टरों में बसाया जाएगा। माघ मेले के लिए प्रशासन ने को 67 करोड़ रुपए का बजट भी मिल गया है। माघ मेले का शुरुआत 14 जनवरी को पड़ने वाले पहले स्नान पर्व से होगी। कोरोना की वजह से जनवरी 2021 में प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले को लेकर पिछले कुछ दिनों तक असमंजस की स्थिति थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल के बाद अब प्रयागराज में जनवरी 2021 में लगने वाले माघ मेले की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्नाव के पूर्व के विधायक अनिल सिंह ने सीएम को पत्र में लिखा है कि उन्नाव सीडीओ के स्टोनो संजय यादव को हटाने की बात कही है। इनके ऊपर आरोप लगाए हैं समाजवादी धारणा के होने के,
साथ में उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि वह शाम के 5 बजे के बाद ऑफिस में दारू और सिगरेट का सेवन करते हैं। आपको बताते हैं ये पूरा मामला पूर्व विधायक अनिल सिंह ने मुख्य विकास अधिकारी के स्टोनों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर स्टोनों की शिकायत की, जिसमें इस बात का खुलासा किया कि सीडीओ स्टोनो संजय यादव समाजवादी पार्टी मानसिकता के हैं, अपने दफ्तर में शराब और धूम्रपान करते हैं, मनमाने तरीके से काम करते हैं, विकास के कार्यों में ध्यान नहीं देते हैं। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय से शिकायत आने के बाद में उन्नाव के विकास भवन में हड़कंप मच गया। इस मामले में पूरी जांच की जा रही है। वहीं सीडीओ ने इस पूरे मामले की जांच कर अपना रिपोर्ट शासन को भी भेज दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के यहाँ से उन्नाव सीडीओ को आदेश आए थे जांच करने के लिए। वहीं बात की जाए जांच करके पूरी तरीके से उन्होंने सीडीओ उन्नाव ने रिपोर्ट लगाई है। उन्होंने पूरी तरीके से सारे आरोपों को निराधार बताया है। बदरूसा इलाके में उस समय सनसनी मच गई जब मां ने अपने ही पति के ऊपर आरोप लगाया कि तांत्रिक के साथ में मिलकर उसने अपनी बेटी को पीट कर हत्या कर दी। बाराबंकी के थाना पदोसरा इलाके के गांव खुर्द मऊ की रहने वाली एक महिला ने अंधविश्वास के झांसे में आकर अपनी नाबालिग बेटी की बलि चढ़ाने का आरोप अपने पति पर लगाकर सनसनी फैला दी। वहीं पुलिस बेटी की हत्या को घरेलू हिंसा की वजह बता रही है। हालांकि पुलिस शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जब पीड़ित मां एफआईआर कराने के लिए थाने पहुंची तो पुलिस ने टालमटोल करने की कोशिश की। जब मामला बाराबंकी एसपी तक पहुंचा तो एसपी ने तुरंत एफआईआर करने की आदेश दे दिए। अब पीएम रिपोर्ट के बाद में ये पता चल पाएगा कि किस तरह बच्ची की हत्या की गई है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और ऐसे में अयोध्या में होने वाला यह दीपोत्सव बेहद ही ऐतिहासिक होगा, जिसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। रामनगरी अयोध्या में इस वर्ष होने वाले चौथे दीपोत्सव का आयोजन बेहद ऐतिहासिक स्वरूप में मनाए जाने की तैयारी है। इस आयोजन को कोविड-19 के तहत जारी एडवाइजरी को लेकर सीमित लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। इस दीपोत्सव के आयोजन में साकेत महाविद्यालय से 11 रामायण के प्रसंगों पर तैयार झांकियां निकाली जाएंगी, तो वहीं राम की पैड़ी पर 5.5 लाख दीप 8,000 वॉलंटियर जलाएंगे। तो वहीं राम कथा पार्क में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान श्री राम का राज तिलक करेंगे। अयोध्या का यह दीपोत्सव ऐतिहासिक नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम करेगा और इस दीपोत्सव को कोरोना को लेकर जारी एडवाइजरी के तहत सीमित लोगों के बीच होगा और पूरी दुनिया में लाइव प्रसारण के माध्यम से लोग अयोध्या के इस दीपोत्सव को देख सकेंगे। संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद नगर पालिका परिषद के बीजेपी चेयरमैन श्याम सुंदर वर्मा और सभासद टीएन गुप्ता के बीच गाली गलौज का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं इस ऑडियो पर श्याम सुंदर वर्मा ने कहा है कि उनकी ऑडियो नहीं है। आपको बता दें कि खलीलाबाद नगर पालिका के बीजेपी चेयरमैन श्याम सुंदर वर्मा और वार्ड नंबर 7 के सभासद टीएन गुप्ता के बीच गाली गलौज का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गया। वहीं जब चेयरमैन श्याम सुंदर वर्मा से ऑडियो के बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने अपनी ऑडियो होने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब सभासद टीएन गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा फेसबुक पर एक पोस्ट डाली गई थी, जिसको लेकर चेयरमैन श्याम सुंदर वर्मा ने उन्हें फोन कर गालियां दी, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल ऑडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा हुआ है। वहीं सभासद का कहना है कि उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसको लेकर चेयरमैन ने उनको फोन पर गाली दी है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सोशल मीडिया पर वायरल गाली गलौज का पूरा मामला कहां तक जाता है। फतेहपुर में दिल दहला देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक का शव जंगल में पड़ा हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक को मौत की घाट उतारने से पहले उसकी दोनों आंखें हत्यारों ने फोड़ी और फिर हत्या करके मौके से फरार हो गए। मामला हुसैनगंज थाने के बाबूगंज गांव के समीप का है, जहां भोर पहर शौच क्रिया के लिए गए लोगों ने पड़ा देख पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि युवक की बड़ी निर्ममता पूर्वक हत्या करके उसे मौत के घाट उतारा गया है। युवक की दोनों आंखें पहले हत्यारों ने फोड़ी, फिर उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं युवक की पहचान
हुसैनगंज थाना क्षेत्र के भदार गांव के पुत्तन वर्मा के रूप में हुई है। पीड़ित के पिता ने बताया कि युवक शराब पीने का लती था, लेकिन उनकी गांव में कहीं किसी से कोई रंजिश जैसी बात नहीं आई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं पीड़ित के पिता की माने तो बुधवार की देर शाम बेटे के मोबाइल पर किसी का फोन आया, जिसके बाद वो घर से पैदल ही निकल पड़ा।